नमस्कार, न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ के वजीर हसनगंज रोड पर एक रिहायशी इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। बिल्डिंग मालिक सपा विधायक का बेटा हिरासत में ले लिया गया है। इस हादसे में बुधवार की सुबह करीब 6 बजे तक 14 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। सुबह करीब 11 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक और महिला को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि इमारत गिरने से एक महिला की मौत हो चुकी है। इसके बाद राजधानी लखनऊ में तेज हवा और इमारत गिरने के बाद इमारत का पूरा खाका निकाल दिया गया। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग का नक्शा पास कराने के लिए मोहम्मद तारिक और नवाजिश ने 27 अक्टूबर 2009 को आवेदन दिया था। इस आवेदन में दोनों का पता 19 नादिर अली बिल्डिंग, दिल्ली रोड, मेरठ दर्ज है, लेकिन नक्शा मानक के अनुसार न होने के चलते निरस्त कर दिया गया था। बिल्डर ने इसका एरिया 361.31 वर्ग मीटर जबकि टोटल कवर्ड एरिया 504.70 वर्ग मीटर दिखाया, लेकिन मानक को देखते हुए एलडीए ने 2009 में ही इस नक्शे को निरस्त कर दिया। इसके बाद बिल्डर ने 24 मई 2010 को कंपाउंडिंग नक्शा एलडीए में दाखिल किया। इस मामले में बिल्डर ने कुछ तथ्यों को छुपाया है। फिलहाल एलडीए अभी इससे जुड़े हुए अन्य दस्तावेज ढूंढने में लगा हुआ है। लखनऊ के जिलाधिकारी के मुताबिक बिल्डिंग के मलबे में फंसे 14 लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन 3 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी के जवानों को लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक जिस अपार्टमेंट की बिल्डिंग गिरी वो समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री शाहिद मंजूर के बेटे और भतीजे का था। लखनऊ के वजीर हसनगंज रोड पर इमारत गिरने के बाद हुए हादसे में अब तक 14 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। दूसरी ओर लखनऊ आयुक्त और एलडीए की उपाध्यक्ष रोशन जैकब ने इस हादसे के बाद कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। यजदान बिल्डर्स के साथ ही लखनऊ की अवैध इमारतों की पहचान की जाएगी। सपा सरकार में कतावर मंत्री रहे शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश और तारिक पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सपा विधायक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ आयुक्त ने अधिकारियों से यजदान बिल्डर्स और उनके मालिकों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश इस दौरान दिए हैं। इसके अलावा यजदान बिल्डर्स की लखनऊ में बनी हुई बिल्डिंगों की पहचान की जाएगी। पहचान के बाद अवैध निर्माण पर तत्काल एक्शन होगा और उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। इस कार्रवाई के लिए कोई लंबी प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि तुरंत फैसला लिया जाएगा। इन निर्देशों के मिलने के बाद एलडीए की वीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। निर्देशों के बाद एलडीए की पूरी टीम कार्रवाई में जुट गई है। शहर में दोपहर तक यजदान बिल्डर्स की बनी हुई अवैध निर्माण वाली इमारतों की पहचान करने का लक्ष्य रखा गया। सूत्रों के अनुसार गोमती नगर की तरफ भी यजदान बिल्डर्स के भवनों के निर्माण की सूचना मिल रही है। दूसरी ओर एफआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बताया जाता है कि अलाया अपार्टमेंट की कंपाउंडिंग के लिए आवेदन हुआ था, जिसे एलडीए ने निरस्त किया था। हजरतगंज में वजीर हसन रोड पर स्थित 5 मंजिला अलाया अपार्टमेंट की इमारत देर शाम भरभरा कर ढही। हादसे में वहां रहने वाले 30 लोग फंसे। फिलहाल 14 लोगों को मलबे से निकाला गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 5-6 घंटे से ज्यादा इसमें और समय लग सकता है। सपा नेता शाहिद मंजूर का बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर इरादतन हत्या के मामले में नवाजिश शाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट भरभरा कर गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। वहीं कई लोग इस दौरान घायल हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। मिली जानकारी ये भी है कि 2010 में ही इस अपार्टमेंट को गिराने के आदेश जारी कर दिए गए थे।
2 अगस्त 2010 को ये आदेश जारी किए थे। 12 साल 5 महीने से इस आदेश को एनटीए के अधिकारी दबाए बैठे थे। लखनऊ के यजदान बिल्डर पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। फहद याजदान पर एफआईआर दर्ज हुई। जमीन मालिक नवाजिश मंजूर पर भी एफआईआर हुई है। फहद के सहयोगी मोहम्मद तारिक पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। राजधानी लखनऊ के वजीर हसन रोड में लाया अपार्टमेंट हादसे के बाद अब आसपास की उन इमारतों को भी खाली कराया जाएगा जिनमें दरारें आई हैं। यहाँ रहने वाले परिवारों को सुरक्षित जगह पर भेजा जाएगा। ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण संयुक्त अभियान चलाएगा। राजधानी लखनऊ के वजीर हसन रोड में अलाया अपार्टमेंट हादसे में मां और पत्नी की मौत के बाद सपा नेता अब्बास हैदर ने सिविल अस्पताल में हंगामा किया। उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सुविधाओं की कमी के कारण रेस्क्यू में देरी हुई है। इससे पहले रेस्क्यू टीम ने पहले अब्बास की वृद्ध मां आमिर हैदर को बाहर निकाला। उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। कुछ घंटे बाद अब्बास की पत्नी उज़्मा हैदर को भी रेस्क्यू कर सिविल अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजधानी लखनऊ के वजीर हसन रोड में अलाया अपार्टमेंट हादसे में एक और महिला की मौत हुई है। ये अब्बास हैदर की पत्नी उज़्मा हैदर बताई जा रही है। अब तक 14 लोगों का रेस्क्यू अब तक किया जा चुका है। लखनऊ के वजीर हसन रोड में अलाया अपार्टमेंट हादसे में बिल्डिंग के पिछले हिस्से में 2 बैंक के कर्मियों के मलबे में दबे होने की बात भी सामने आ रही है। पुलिस महानिदेशक देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया है कि रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी लगी। मलबा हटाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि इसे सुरक्षित तरीके से हटाकर ही लोगों तक पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी बताया है कि शुरुआत में रेस्क्यू ऑपरेशन 15 घंटे में पूरा करने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन इसमें और भी ज्यादा वक्त हो सकता है। राजधानी लखनऊ के वजीर हसन रोड में अपार्टमेंट हादसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उनके निर्देश पर घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। इसमें मंडलायुक्त रोशन जैकब, लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पीयूष मोडिया और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर शामिल किए गए हैं। ये कमेटी एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी हादसे के जिम्मेदार लोगों को चिन्हित करेगी। इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 26 जनवरी को कौशाम्बी आने वाली हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ओसा स्थित जनक दुलारी शिवदत्त महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 26 जनवरी को 1:50 पर हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन टेवा आएंगे। उसके बाद जनक दुलारी शिवदत्त महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद विभागीय परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 3:10 पर हेलीकॉप्टर द्वारा आगे के निर्धारित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम निकल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस में आरोपी आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं। आशीष मिश्रा पर लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुकदमा खत्म होने तक किसी को जेल में रखना सही नहीं है। आशीष 1 साल से अधिक समय से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। इतना ही नहीं, ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के अलावा आशीष यूपी भी नहीं जा सकेंगे, दिल्ली में भी नहीं रह सकेंगे। वह अंतरिम जमानत के दौरान जहां जहां रहेंगे उस पते की और संबंधित थाने की जानकारी कोर्ट को देनी होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर केस में स्वतः संज्ञान लेते हुए बाकी सभी आरोपियों को भी बेल देने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की निगरानी करेगा। ट्रायल कोर्ट को हर सुनवाई के बाद जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भेजनी होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि आशीष मिश्रा अंतरिम जमानत के दौरान यूपी और दिल्ली में नहीं रह सकेंगे।
लखीमपुर हिंसा के आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली या फिर यूपी में नहीं रहने की हिदायत दी। जस्टिस सूर्यकांत और विजय के माहेश्वरी की बेंच ने जमानत अर्जी पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई की निगरानी वो खुद करेगा। आपको बता दें, आशीष मिश्र पर किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि इस अवधि के दौरान उन्हें दिल्ली और यूपी से बाहर ही रहना होगा। इसके अलावा वो जहां भी रहे उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। अगर वो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो तत्काल उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी। बता दें, 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने आशीष मिश्र की जमानत का विरोध किया था। योगी सरकार का कहना था कि यह गंभीर मामला है और इसमें अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो गलत संदेश जाएगा। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने यह भी कहा कि यह हत्याकांड सोची समझी साजिश के तहत किया गया। वहीं आशीष मिश्रा के पिता प्रभावशाली है। तो वहीं आशीष मिश्रा की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि जमानत का आधार ये नहीं हो सकता कि कौन प्रभावशाली है और कौन नहीं। रोहतगी ने कहा था कि मिश्रा 1 साल से ज्यादा वक्त से जेल में है। वो कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, उनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के बयान पर केस दर्ज किया गया था जो कि घटना में चश्मदीद नहीं थे। बता दें, 3 अक्टूबर 2021 को उप मुख्यमंत्री केपी मौर्य की रैली के विरोध में किसान लखीमपुर खीरी में जुटे थे। उसी वक्त थार एसयूवी ने 4 किसानों को कुचल डाला था। इसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। इसके बाद किसानों ने भी कथित तौर पर एक ड्राइवर और 2 भाजपा कार्यकर्ताओं को पीट कर मार डाला था। इसमें एक पत्रकार की भी जान गई थी। इसके बाद आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों पर दंगा, हत्या के प्रयास और जानबूझकर चोट पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। तो आशीष मिश्रा को राहत दी गई है। 8 हफ्ते की अवधि के दौरान वो दिल्ली या यूपी में नहीं रह सकते। उन्हें अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। सिर्फ ट्रायल कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए वो यूपी में आ सकते हैं। कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि जमानत अवधि के दौरान आशीष मिश्रा जहां भी रहेंगे उसे वहां से संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी लगानी होगी। इस मामले में अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हत्या के आरोपी किसान पक्ष के 4 आरोपियों को भी जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आशीष मिश्रा या उसके घर वाले की ओर से अगर गवाहों को धमकाने की कोशिश की जाती है तो ये जमानत खारिज करने का वैध आधार होगा। आशीष मिश्रा को ट्रायल कोर्ट की सुनवाई में मौजूद रहना होगा और उसकी ओर से जानबूझकर मुकदमे को लटकाने की अगर कोशिश होती है तो भी जमानत को खारिज कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्टों से गवाहों की गवाही के बारे में स्टेटस रिपोर्ट भेजने को कहा। आगे सुप्रीम कोर्ट 14 मार्च को अब सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट फिर से समीक्षा करेगा कि क्या जमानत अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर नहीं। श्रीनगर में जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन पडरौना रामकोला रोड पर सुसवलिया स्थित द पार्थ रिजॉर्ट होटल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 50 करोड़ से ऊपर के 6 निवेशकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जनपद में 90 से अधिक इकाइयों द्वारा 1305 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय कुमार दुबे सांसद कुशीनगर ने निवेशकों का उत्साहवर्धन करते हुए जनपद में उद्योग स्थापना हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। सांसद विजय दुबे ने कहा कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश देश का उत्तम प्रदेश बन सके, इसके लिए विभिन्न नीतियों व कार्यक्रमों को संचालित किया गया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई गई है, जिसके लिए उद्यमी भी प्रयास कर रहे हैं, जिससे राज्य में अच्छा औद्योगिक माहौल विकसित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी हमारा उत्तर प्रदेश वैश्विक स्तर पे, देश के स्तर पे कहिए, देश के स्तर पे तीसरी अर्थव्यवस्था है और इस बार कोशिश ये की जा रही है 2023 में कि हमारी पहली अर्थव्यवस्था हो और हम अपने भारतवर्ष को 10 लाख उत्तर प्रदेश को 10 लाख बिलियन डॉलर की जो है अर्थव्यवस्था दे सकें, भारतवर्ष को 5 ट्रिलियन USD का
हम अर्थव्यवस्था दे सकें, इसी चीज़ की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। जिले के स्वास्थ्य दृष्टि से हम इसलिए देख रहे हैं, कुशीनगर जिला गौतम बुद्ध की नगरी है और जहाँ पे इंटरनेशनल लोग भी आते हैं। यहाँ पे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अपना चालू है और विकास की दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से, जहाँ हमारे प्रदेश के सभी लोग अन्य प्रदेशों में, अन्य देशों में जाके निवेश की संभावना तलाश करें कि अपने प्रदेश में निवेश हो। और हमारे कुशीनगर जिले के निवेश करने में हमारे यहाँ के उद्यमी आज जितना आगे बढ़कर अपना निवेश करने के लिए तैयार हैं, एक वातावरण उनको मिला है कि कुशीनगर जिला में निवेश और उद्योग धंधा को लाया जाएगा। तो यहाँ के प्रशासन, यहाँ के लोग के द्वारा जो सहयोग मिल रहा है, इससे निवेश की जो हमारी जो समर्थी की लगभग जो आज 2500 करोड़ की संभावना है, कि 2500 करोड़ के मुँह पे प्रस्तावित है। यूपी दिवस के उपलक्ष्य में ये इन्वेस्टर समिट कुशीनगर हुआ है, जिसमें हमारा टोटल इंडेंट 100 के लगभग वो हैं इन्वेस्टर, और जिसमें 1500 के लगभग निवेशक हैं, 1500 करोड़। और इसमें इंडेंट हुआ है 58 का एमओयू हो गया है, जिसका 1200 लगभग करोड़ का हुआ है। किन चीज़ों पे केंद्रित रहा है? मेन ये निवेशक हैं जो हमारा सबसे ज़्यादा हुआ है, तो एथेनॉल यूनिट पे हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी हमारा उत्तर प्रदेश आ गया पठान और खत्म हुआ इंतजार। 4 साल के लंबे वक्त के बाद शाहरुख खान ने सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक दे दी है। 2023 की सबसे बड़ी फिल्म पठान थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। फिल्म देखने के लिए फैंस सुपर एक्साइटेड हैं। सिनेमा घरों के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। किंग खान के फैंस के बीच तो जश्न का माहौल है, क्योंकि किंग खान किंग ऑफ रोमांस एक बार फुल ऑन एक्शन अवतार में दिखे हैं। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर में पठान फिल्म देखने के लिए भीड़ उमड़ी है। पठान का पहले शो दिखाने के लिए भारी संख्या में दर्शक पहुंचे हैं। बुलंदशहर में पहले दिन 2000 टिकट की ऑनलाइन बिक्री हुई है। सिनेमा हॉल में दर्शकों की जबरदस्त भीड़ दिख रही है। तो आपको बता दें, शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म पठान आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर फर्स्ट डे कलेक्शन से ऑडियंस के रिएक्शन तक काफ़ी खुशी नजर आ रही है। आलिया भट्ट ने भी शाहरुख खान स्टारर पठान के लिए अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि वो कभी भी किसी फिल्म के लिए इतनी एक्साइटेड नहीं हुई जितनी पठान के लिए हैं। बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स पठान के लिए अपनी एक्साइटमेंट शेयर कर रही हैं। अनिल कपूर ने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म की सफलता की कामना की है। ट्रेड एक्सपर्ट रोहित जायसवाल ने भविष्यवाणी की है कि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और पॉजिटिव रिव्यू के आधार पर पठान को पहले ही दिन 56 करोड़ रुपए कलेक्शन की उम्मीद है। शाहरुख खान के कमबैक फिल्म पठान को रिलीज के साथ ही जबरदस्त रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। खुद को फिल्म क्रिटिक्स बताने वाले कमाल राशिद खान यानी केआरके ने भी पठान की तारीफ में कसीदे गढ़ दिए हैं। केआरके ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पठान को लेकर लेटेस्ट ट्वीट किया। इस दौरान ट्वीट में केआरके ने लिखा कि इंटरवल तक मैं पठान फिल्म देख चुका हूँ, ये आगे है, शानदार है और फुल एंटरटेनमेंट है। पहले हाफ तक मैं इस फिल्म को 4 रेटिंग देता हूँ। ट्विटर पर कमबैक करते ही कंगना रनौत भी एक्टिव हो गई हैं और उन्होंने एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री पर निशाना साधा है। उनके ट्वीट से लग रहा है कि एक्ट्रेस ने बिना नाम लिए शाहरुख खान की फिल्म पठान पर निशाना साधा। कंगना रनौत ने ट्वीट किया, फिल्म इंडस्ट्री मूर्ख है। जहां एक आर्ट प्रोजेक्ट्स की सफलता को पैसों से आंका जाता है, किसी भी कोशिश सृजन कला की सफलता के बाद वे आपके चेहरे पर कमाई के आंकड़े फेंकते हैं, जैसे कि आर्ट का कोई मकसद ही नहीं। इससे उनकी निम्न मानसिकता सामने आती है। गौरतलब है कि कंगना का ये ट्वीट शाहरुख खान की फिल्म पठान के रिलीज होते ही आया। वहीं पठान के ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। पठान की रिलीज एसआरके के फैंस के लिए एक सेलिब्रेशन की तरह है। बड़े पर्दे पर किंग खान की वापसी का जश्न मनाने के लिए कई फैंस मुंबई के गेटी गैलेक्सी के बाहर इकट्ठा हुए और धूल नगारों के साथ पठान का जश्न मनाया है। शाहरुख खान की स्टारर फिल्म पठान देशभर में रिलीज हुई है। कोलकाता शहर में भी फैंस पठान का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। शहर में थिएटर के बाहर किंग खान के पोस्टर लगाए गए, हर तरफ ढोल नगाड़े की गूंज सुनाई दे रही है। शाहरुख खान के पोस्टर लिए लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर भी नजर आ रही है।
बुलंदशहर के अनूप शहर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि बेकाबू ट्रक दुकानों में घुस गया। मिली जानकारी के अनुसार सीएनजी गैस के सिलेंडर से लदे ट्रक और एक कार में टक्कर हो गई है। इसी दौरान दुकानों में ट्रक घुसा। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुशीनगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। धीरे धीरे ठंड का प्रकोप तो कम होता जा रहा है, लेकिन हादसों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। लगातार हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुशीनगर में अज्ञात वाहन की ठोकर से 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तहसील सदर के अधिवक्ताओं ने बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष को पत्र जारी कर शिकायत की है, जिसमें कहा गया है कि तहसील सदर जिला फर्रुखाबाद में बार एसोसिएशन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें एल्डर कमेटी के अध्यक्ष विनोद कनौजिया एडवोकेट द्वारा मॉडर्न वाइलाज का सहारा लेकर मनमाने तरीके से मॉडर्न वाइलाज के नियमों के खिलाफ चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। कौशाम्बी से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सालों पुराने नीम के पेड़ से अचानक से दूध जैसा कुछ निकल रहा है। वहां पर मौजूद लोग मान रहे हैं कि एक बड़ा चमत्कार है, ये बड़ा प्रसाद है जिसे दूर दूर से लोग लेकर जा रहे हैं। गाँव न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।